नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे। करंट अफेयर्स की सीरीज की शुरुआत हम लोगों ने पिछले हफ्ते कर दी थी। हमने लास्ट वीक 25 अप्रैल से लेकर 2 मई तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टडी किया था। आज उसी सीरीज में अगले लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग मई 3 से लेकर मई 10 के बीच तक का एक हफ्ते का करंट अफेयर्स डील करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो सही ऑप्शन क्या है? अगर आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद अगर फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका जैसे कि सही आंसर क्या होगा? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये प्रेस स्वतंत्रता है क्या, मतलब प्रेस फ्रीडम है क्या। देखिए, प्रेस को किसी भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं। लेजिस्लेचर यानी विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। दूसरी होती है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था। और तीसरी होती है न्यायपालिका, न्याय देने वाली संस्था। लेकिन चौथी संस्था होती है जो ऊपर के तीनों जो संस्थाएं हैं, तीनों ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेसी के, उनको चेक करती रहती है, नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें ढेर सारे स्तंभ आ जाते हैं। उन्हीं में से एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ, 4th पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, प्रेस क्या करती है? प्रेस देखिए सरकार के कमियों के उजागर का कार्य करती है। देखिए, किसी भी प्रेस का मुख्य कार्य यही है कि जो सरकार के माध्यम से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका क्रियान्वयन स्तर किस स्तर का है, उसमें क्या कमियां आ रही हैं, उसको उजागर करना, सरकार को रचनात्मक सुझाव देना। ध्यान दीजिए, रचनात्मक सुझाव मतलब कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। अब ये नहीं कि वो मुँह उठा के जो है मीडिया कुछ भी आलोचना करते रहे। आलोचना में उसके बेस होना चाहिए और सुझाव भी होना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए। अब ये भी नहीं कि एकदम चाटुकारिता में लग जाए कि सरकार की वाह 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 हर चीज़ में करते रहे। एक वॉच डॉग की तरह कार्य करना चाहिए, एकदम ध्यान देना चाहिए। तो उसी को जो प्रेस है कि जब तक उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, तब तक वो ये काम नहीं कर पाए। क्योंकि सरकार अगर फ्रीडम देगी तभी तो सरकार की कमियों को उजागर कर पाएगी। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये चौथा स्तंभ कार्य कितनी प्रमुखता से करती है, कितनी पारदर्शिता और कितनी प्रभावशीलता से करती है, इस पर उसके लोकतंत्र के भविष्य और वर्तमान का खाका तैयार होता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इसी को ऑब्जर्व करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में प्रेस को फ्रीडम मिले। अब जैसे हमारे देश में प्रेस फ्रीडम को अगर हम बात करें तो हाँ, बहुत ही पुअर है। प्रेस फ्रीडम की जो ग्लोबल रैंकिंग जारी होती है उसमें हम लोगों की रैंकिंग 140 के आसपास है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 141 आई थिंक है, 140 के आसपास है। या अगर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना है। तो इतनी पुअर रैंकिंग क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे देश में मीडिया भी स्वतंत्र नहीं। क्या इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं? बिल्कुल है। संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस फ्रीडम को गवर्न करता है, को सेफगार्ड करता है? तो आर्टिकल 19 जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम राइट है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट जो है, वो प्रेस की आज़ादी को भी शामिल करता है, इंडिविजुअल की भी आज़ादी को शामिल करता है और प्रेस की आज़ादी को शामिल करता है। हम पॉलिटी में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इसे हम कवर करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आडियाथन, अगला क्वेश्चन है कि आडियाथन नामक अभियान हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? समझ में आया? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। अभी हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को चेंज किया गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तीसरा है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। चौथा फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। तो सही आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। अब ये क्या है देखते हैं, आडियाथन क्या था। देखिए, आडियाथन एक तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और इस किसके सहयोग से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि नगरीय मामलों की राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आडियाथन
जैसे होता नहीं मैराथन, लगातार दौड़ते रहना, तो आडियाथन लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया था कि देश में कैसे रिवर मैनेजमेंट का जो फ्यूचर है, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, मतलब जो नदी एक हमारी तरह संसाधन है, एक रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स को मैनेज किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर विचारों का एक विमर्श तैयार किया गया था। वही है आडियाथन। समझ में आया कि कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकें, इफेक्टिव तरीके से, और पर्यावरण को भी बैलेंस कर सकें। तो इसको लेकर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये आडियाथन आयोजन किया गया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जल शक्ति जो मंत्रालय है, ये जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये एक रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं, मतलब IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये राजस्थान जोधपुर से चुन कर आते हैं। काफ़ी कमाल का इनका एक्सपीरियंस रहा है ब्यूरोक्रेसी में, और साथ ही इनका काम जल शक्ति मंत्रालय में अभी तक बेहतर रहा है। और एक और बात कर लेते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के अभी हाल ही में एक योजना आई है जिसे जल जीवन मिशन कहा गया है। क्या? इसने पिछले साल जल जीवन मिशन जो है लास्ट ईयर 2009 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में, यानी 2019 से लेकर 2024 तक पूरे भारत के अंदर, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा जल पहुंचाना है, और वो भी रनिंग वाटर 24/7, मतलब 24 घंटे रनिंग वाटर मिले, नल के माध्यम से स्वच्छ जल मिले। तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत है। तो जल शक्ति मंत्रालय का एक और योजना है, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन कब तक के लिए लॉन्च किया गया है? 2024 तक का। क्या करना है कि सभी भारतीय घरों को एक 24 घंटे लगातार पानी की आपूर्ति और नल के माध्यम से। एक और क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसे कहा जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1960, 1961 और 1967। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961। अब ये गुट निरपेक्ष क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, गुट का मतलब क्या होता है? गुट का मतलब क्या होता है? गुट का मतलब होता है कि गुटबाजी करना का मतलब किसी एक ग्रुप की तरफदारी करना, या किसी एक ग्रुप में सक्रिय रूप से शामिल हो जाना। और गुट निरपेक्ष यानी गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होगा? नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी गुट में नहीं, ना इस गुट में है, मतलब ना इस गुट में है और ना ही इस गुट में है, हम बीच में हैं, न्यूट्रल हैं एक तरह से, तो उसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। अब ये गुट निरपेक्षता का सवाल आया क्या? देखिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद क्या हो गया था? वर्ल्ड ऑर्डर में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला था। विश्व व्यवस्था में पहला एक बदलाव क्या मिला था कि एक US डोमिनेटेड वर्ल्ड तैयार हो रहा था। US डोमिनेटेड वर्ल्ड का मतलब होता है होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ताकतवर मुल्क की तरह उभर कर आया था। तो इसका समर्थन करने वाले जो देशों का समूह था उसे एक ग्रुप माना गया, और दूसरा था रशिया। रशिया तो नहीं था, तो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, USSR। क्या? USSR, यूनाइटेड यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया का पुराना नाम। तो एक ये डोमिनेटेड ग्रुप बना था, एक रूस का गुट था और एक US का गुट था। US का गुट जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, पूंजीवाद को प्रमोट कर रहा था, और रशिया समाजवाद को प्रमोट कर रहा था। तो जो समाजवादी विचारधारा के मानने वाले देश थे वो रशिया की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे, और जो पूंजीवादी विचारधारा थे वो इस तरफ जा रहे थे। तब भारत आज़ाद हुआ था। अब भारत जैसे बहुत सारे देश 1950 के आसपास आज़ाद हुए थे, तो उनके पास ये समस्या ये थी कि उन्हें पूंजी की भी आवश्यकता थी। भाई, पूंजी चाहिए विकास करने के लिए। दूसरी बात, लोगों का जो ये विकास हो वो सब तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि पूंजीपतियों का ही विकास हो और गरीब का विकास ना हो। तो समाजवादी मॉडल की भी ज़रूरत थी। तो ऐसे बहुत सारे देशों ने क्या किया, वो बीच का रास्ता अपनाया कि ना हम US के तरफ फॉर्मली आधिकारिक रूप से जाएंगे और ना ही हम रशिया के साथ जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, इन दोनों गुटों से दूर रहेंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम US से भी सहायता ले लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो रशिया से भी ले लेंगे। तो इस तरह का दोनों गुटों से अलग रहने की जो एक आंदोलन चला था उसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया। और ये कब हुआ था? इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पर है? बेलग्रेड देखिए, बेल्जियम में है क्या?
मेरे ख्याल से अभी याद नहीं आ रहा है, बेलग्रेड यूरोप का ही कोई शहर है, वहाँ पर 1961 में ये आंदोलन की शुरुआत हुई। इस एक देखते देखते इसमें कई सारे देशों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शामिल किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपने आप को शामिल किया, और 2018 तक इसमें 125 देश इसके सदस्य रह चुके हैं। अभी तक इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो अभी न्यूज़ क्यों आया है? न्यूज़ इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक सक्रिय सदस्य है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नाम की जो वर्चुअल समिट हुई थी, वर्चुअल समिट का मतलब क्या होता है, एक ऑफिशियल समिट होता है, ऑफिशियल समिट का फिजिकल समिट का मतलब होता है कि देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जहाँ कहीं भी सम्मेलन का आयोजन होता है वहाँ फिजिकली जाते हैं। अब कोविड-19 का जो इतना फैलाव हुआ है, तो उस केस में कोरोना वायरस के डर के कारण किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो नहीं रहा है। तो इस सम्मेलन का ड्यू था मतलब ये होना था। तो वर्चुअल समिट का मतलब एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समिट का आयोजन किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे अटेंड किया था। तो इसीलिए पूछा जा सकता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और इसमें कुल कितने देश हैं? 125 देश 2018 तक। आगे बढ़ते हैं। विदेशों में रह रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेशों में रह रहे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने कौन से मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन है वंदे मातरम मिशन, भारत माता मिशन, जनगण मिशन और वंदे भारत मिशन। तो सही आंसर क्या है? वंदे भारत मिशन। अब ये वंदे भारत मिशन क्या है देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे, पहले ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लगे हाथ। कोविड-19 महामारी से सीनियर सिटीजन्स को बचाने के लिए किस संस्था ने हाल ही में एक अभियान की शुरुआत की है? किसको? ध्यान दीजिए, किसको? सीनियर सिटीजन को स्पेशली बचाने के लिए एक किसी संस्था ने कुछ योजना की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय यानी सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, दूसरा नीति आयोग, तीसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चौथा हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सही आंसर इसका क्या है? नीति आयोग है। दोनों क्वेश्चन का जो है डिटेल देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में अगर आपने ध्यान दिया हो टीवी पर कि बहुत सारा बवाल मचा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, लगातार महानगरों से अपने गाँव की ओर मजदूरों का पलायन जारी है। बड़ी विभत्स तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए बहुत बड़ी मिशन को अंजाम दे रहे हैं, और उस मिशन का नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? इसमें लगभग 14,800 इंडियन को भारत वापस लाया जा रहा है। तो ये वंदे भारत मिशन है। वंदे भारत से याद रखिएगा एक और ट्रेन भी चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की क्या है, देखिए ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि शुरुआत हुई थी दिल्ली से वाराणसी चलती है। क्या चलती है ये? दिल्ली से वाराणसी। और ये देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मतलब ये सेमी बुलेट ट्रेन है। सेमी बुलेट ट्रेन किसे कहते हैं? जिसकी स्पीड 200 या 200 से अधिक होती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है, उसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। इसका देखिए बुलेट की तरह जो है इसका इंजन भी है, और इसमें कुल 18 डब्बे हैं, इसलिए इसे T18 भी कहा जाता है। T18 एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन दो शहरों को जोड़ने के लिए हुई थी? तो कौन सी हुई थी? दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलती है ये। ठीक है, ये वंदे भारत है। और ये वंदे भारत मिशन क्या है? भारत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। ठीक, अब नीति आयोग का पिछले स्लाइड में हमने क्वेश्चन देखा था, वो सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए जो योजना लॉन्च की गई है। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग देखिए एक केंद्रीय थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है कि देश में किस प्रकार से योजनाएं बने और योजनाओं का क्रियान्वयन हो और विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके, देश के संसाधनों को पता लगाया जा सके तथा उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। पहले ये योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी। 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, पदेन होते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अमिताभ कांत हैं, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार जी हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण के अध्ययन के लिए आर्कटिका M नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है? नाम से ही लग रहा है, आर्कटिका M नामक सैटेलाइट।
तो पहला ऑप्शन रशिया है, दूसरा यूएसए है, तीसरा चाइना है और चौथा जापान। देखिए आसान है, ये लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज है, उसी में लिखा हुआ है। तो ये रशिया ने जो है ये आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया। ये हमें बताया कि किस तरह से आर्कटिक क्षेत्रों में जो मौसमी या पर्यावरणीय स्थितियों में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसको भली भांति स्टडी करेगी। अब ये आर्कटिक क्षेत्र है क्या, समझ लेते हैं। देखिए ये सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बोल दिया कि रशिया जो है ये इस तरह से अध्ययन करने के लिए ये इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, इसको इस फिगर को देखिए, हमारी पृथ्वी है, इसका जो सेंटर भाग है उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके ठीक बीचों बीच भारत स्थित है। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, ये 8 राज्य होकर गुजरते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। फिर 23.5 से 66.5 के बीच ये ग्रीन वाला ऊपर और 23.5 से 66.5 के बीच ये वाला हरा वाला, इसे टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ से होता है, 23.5 नॉर्थ साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ में। देख रहे हैं 23.5 से 66.5 साउथ, 23.5 से 66.5 साउथ और 23.5 से 66.5 नॉर्थ, यहाँ पर इसका विस्तार होता है। अब देखिए ऊपर की ओर ध्यान दीजिए, अब यहाँ ऊपर देखिए, एक मिनट, ये ऊपर देखिए, जो 66.5 के ऊपर का जो मामला है अक्षांश है, 66.5 से ऊपर जो रह रहे हैं ये 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल तक, ये जो भाग है इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। 66.5 पर आर्कटिक सर्कल बना है, तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुवी कहते हैं। ऐसे ठीक नीचे जो है 66.5 नीचे जो है ये क्या कहलाता है, अंटार्कटिका क्षेत्र कहलाता है। तो अब समझ में आया होगा, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं चिंता मत कीजिए, आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है ज्योग्राफी, आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास ये पाया जाता है, ठीक है। हाँ, और नॉर्थ पोल की बात करें तो देखिए ये इस फिगर में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो नॉर्थ, ये आर्कटिक क्षेत्र है, देख रहे हैं ये पूरा येलो सर्कल जो है ये पूरा आर्कटिक क्षेत्र है और इसके ऊपर देखिए रेड में नॉर्थ पोल है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है 6 महीने नहीं पड़ती हैं, क्योंकि आप देखिए ऊपर से चपटी है पृथ्वी, तो इसलिए 6 महीने तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। और नीचे जो साउथ पोल है यहाँ पर भी नहीं पहुँच पाती, वो आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़िए कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा सर्द क्षेत्र होता है, साल भर यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी रियाल से बदलकर तोमान कर लिया है? तो किसने किया ऐसा बदलाव, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान या ईरान? तो किसने किया है, ईरान ने किया। देखिए सऊदी अरब की भी जो करेंसी है वो भी रियाल है, लेकिन उसने अपने करेंसी में बदलाव नहीं किया है, बल्कि ईरान ने अपनी करेंसी में बदलाव किया है। यूएई की जो करेंसी है वो है दिनार है, ओमान की करेंसी भी शायद दिनार है, मुझे याद नहीं है लेकिन शायद है दिनार है, अगर गलत हूँ तो आप कंफर्म कीजिएगा। तो ईरान ने अभी क्या किया, हाल ही में ईरान ने अपनी करेंसी में बदलाव किया है। उसने देखिए करेंसी को डेप्रिसिएट भी किया, डेप्रिसिएट मतलब अवमूल्यन भी किया है। अवमूल्यन मतलब उसके मूल्य में गिरावट करना, किसी भी, अभी इसको मैं समझाऊंगा आपको। ईरान करेंसी है सेट टू गेट अ न्यू नेम, जिसका नाम है रियाल से तोमान कर लिया है। और उसने क्या कर दिया, तोमान कैसी करेंसी होगी, देखिए 10,000 रियाल बराबर एक तोमान कहलाएगा, समझ में आया? 10,000 रियाल बराबर क्या होगा, एक तोमान कहलाएगा। यानी कि अब समझ में आ रहा है कि 10,000 रियाल जो है एक साथ जो है जुड़ेंगे तब जाके एक रियाल एक तोमान तैयार हो। यानी तोमान क्या है, एक बड़ी करेंसी है, उसने बड़ी करेंसी को निकाला है और रियाल को रिप्लेस कर दिया है, किससे, तोमान को। ऐसा क्यों किया जाता है, देखो अभी इसने क्या किया है, अभी
छोड़िए इकोनॉमिक्स में, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अगर जिनको ये फ्लो चार्ट समझना हो समझ सकते हैं, उसमें क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा उतना। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कुल कितने फंड की सहायता की अपील की है? पूरी दुनिया के जो जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है उनको ये बोला है कि कोविड-19 नामक ये जो बीमारी है, इससे निपटने के लिए हमें ग्लोबली फंड की आवश्यकता होगी। तो कितने फंड की आवश्यकता की उसने अपील की है? 5 बिलियन यूएस डॉलर, 6 बिलियन यूएस डॉलर, 7 बिलियन यूएस डॉलर, 8 बिलियन यूएस डॉलर। तो सही आंसर क्या है? 7 बिलियन। एग्जैक्टली वैसे तो 6.7 बिलियन है, लेकिन वो हम मान लेंगे 7 बिलियन लगभग में आ जाएगा। देखिए ये यूनाइटेड नेशंस लॉन्च्ड 6.7 बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल अपील टू फाइट कोविड-19। मतलब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है कि जितने भी इसके पार्टनर एजेंसीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको बोला है कि सब लोग एकजुट होकर लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा किए जाएं और जो भी इसकी महामारी से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनकी मदद को आगे आया जाए। अब जैसे कुछ देश हैं जिनके पास फंड नहीं है, उनको फंडिंग किया जाए ताकि वो इस महामारी से निपट सकें, क्योंकि जब तक ये महामारी विश्व के किसी भी कोने में रहेगी, संकट बना रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यानी पार्टनर एजेंसीज कौन है? यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के नाम लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि 1919 में गठित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड यानी कि कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, फ्रांस में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक संगठन, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का न्यूयॉर्क में है, USA में। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो सॉरी, न्यूयॉर्क में नहीं है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC में है। तो ये उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में भारत को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कितनी धनराशि की सहायता की है? 100 मिलियन यूएस डॉलर, 200 मिलियन यूएस डॉलर, 300 मिलियन यूएस डॉलर या 500 मिलियन यूएस डॉलर? तो सही आंसर क्या है? 500 मिलियन यूएस डॉलर। ये इतनी बड़ी धनराशि की मदद की है किसने? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये हमने न्यूज़ का पूरा डिटेल दे दिया, पढ़ लीजिएगा आप। मैंने उसको ऐसे भी शॉर्ट में बता दिया है। AIIB क्या है? इसका गठन देखिए कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, चाइना के डोमिनेंस में ये तैयार किया गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना। और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन। कौन है? जिन लिकुन। ठीक है, ये 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य है कि एशिया और पैसिफिक जो रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन, मैंने पिछले करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया था कि एशिया और प्रशांत महासागर के तट पर बसे एशियाई देशों को एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता है। ऐसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तथा उनका समुचित विकास करने के लिए ये बैंक का काम करेगी। एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, मतलब वर्ल्ड बैंक की तरह का एक बैंक है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गीत को लॉन्च किया है? RBI, ICICI बैंक, HDFC और SBI। तो सही आंसर इसका क्या है? HDFC बैंक। ये क्या है समझते हैं। देखिए, अभी हाल ही में पूरी दुनिया में कोविड-19 का संकट चल रहा है, तो उसमें उसी को लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आशावादी बनाए रखने के लिए ये HDFC बैंक ने एक गीत लॉन्च किया, जिस गीत को आप लोग यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, हम हार नहीं मानेंगे। इसको कंपोजिशन तैयार किया है ग्रेट सर AR रहमान जी के द्वारा, और इसके गाने जो लिखे गए हैं वो प्रसून जोशी ने लिखे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किए गए गाने हम हार नहीं मानेंगे
ये किस राइटर ने लिखा है? तो प्रसून जोशी ने लिखा है। इसको कंपोज किसने किया है? AR रहमान साहब ने किया है। HDFC की बात कर लेते हैं। HDFC एक प्राइवेट बैंक है। इसके CEO कौन है? आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टेट कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 12,767 करोड़ रुपए की सहायता राशि किस बैंक ने की है? RBI, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सही आंसर क्या है? देखिए NABARD ने किया। ध्यान दीजिएगा, कभी भी रीजनल रूरल बैंक्स की अगर बात की जाए, उसकी फंडिंग की बात की जाए, तो NABARD ही आंसर होगा, क्योंकि NABARD का उद्देश्य ही है रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अब रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो NABARD एक RBI की अनुषंगी संस्था है, RBI की एसोसिएट संस्था है, ये काम करती है। अब देखिए करेगी क्या NABARD। एक मिनट, देखिए NABARD देखिए कब बना था? 1982 में बना था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है, हर्ष कुमार भनवाला। और NABARD ने 12,767 करोड़ रुपए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को उपलब्ध कराएं ताकि किसानों तक पैसा पहुंच सके और किसानों को लोन लेने में तकलीफ ना हो, कैश बना रहे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगा जब किसानों का अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। तो ये जो NABARD है मुख्यतः रूरल डेवलपमेंट को ही प्रमोट करने के लिए कार्य करती है। और ये कैसे करती है? स्वयं किसानों को लोन नहीं देती है, ये रीजनल रूरल बैंक को ऑपरेट करती है। ऑपरेट नहीं करती मतलब रीजनल रूरल बैंक को ये फंडिंग करती है। तो रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसानों को सीधे पैसा उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को GI टैग मिला है, ये किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर इसका है केरल। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यतः 3 प्रोडक्ट को मिले थे GI टैग इस हफ्ते। तो अगला है कि हाल ही में रिसेंटली किसे GI टैग प्राप्त हुआ है? तिरुपति लड्डू, बनारसी साड़ी, अलीगढ़ के ताले, मणिपुरी ब्लैक राइस। तो सही आंसर क्या है? मणिपुरी ब्लैक राइस। अब देखिए यहाँ पर देखिए चाक हाउ, जो मणिपुरी ब्लैक राइस होती है उसे चाक हाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक हाउ। ये इस तरह से दिखती है। देखिए ये है मणिपुरी जो काला चावल है, इसे चाक हाउ कहते हैं। इसको जो है GI टैग मिला है। ये गोरखपुर का टेराकोटा मूर्तियां हैं। टेराकोटा मतलब कच्ची मिट्टी को, जब चिकनी मिट्टी को पका दिया जाता है उसे टेराकोटा कहा जाता है। उससे जो भी मूर्तियां बनाई जाती है टेराकोटा स्कल्पचर कहा जाता है। ये गोरखपुर में बहुतायत में बनाया जाता है, इसलिए इसको GI टैग मिला। और ये रहा तमिलनाडु की स्पेशलिस्ट मिठाई कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। स्वीट है एक तरह का, जैसे चिक्की होती है ना, उसी तरह का है। देखिए कोविलपट्टी से एक और प्रश्न बन सकता है। कोविलपट्टी जो है माचिस उद्योग के लिए भी फेमस है। यहाँ पर मैच बॉक्स अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। अब ये GI टैग क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। GI टैग क्या है, या इसका फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। अ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। अब ये मतलब समझ लें। देखिए क्या है कि GI टैग किसी एक उत्पाद को दिया जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री में द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट हो, चाहे वो कृषि द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट है, उसे GI टैग मिलता है। और GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि वह किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? जैसे कि अगर हम तिरुपति लड्डू की बात करें, उस प्रकार के लड्डू सिर्फ तिरुपति में है। साड़ी की बात करें, बनारसी साड़ी, तो बनारस में, अलीगढ़ के ताले, तो उससे एक लोकेशन यानी कि उसकी ओरिजिन जो है, उसकी उत्पत्ति क्षेत्र जो है, उसे एसोसिएट कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसे कोई भी अन्य क्षेत्र ना तो इसकी उगाही करेगा, ना ही इसे बनाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब जैसे अगर GI टैग इसे मिल गया मणिपुरी ब्लैक राइस, तो ब्लैक राइस अन्य क्षेत्रों में नहीं उगाई जा सकती। समझ में आया? हाँ। तो इसलिए ये एक तरह से उनके प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिहांग पटकोई एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो सही आंसर इसका क्या है? असम। ये दिहांग पटकोई एलिफेंट रिजर्व क्या है देख लेते हैं। ठीक है, हाँ। ये पूरा
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है? वन्य जीव, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने क्या किया? रिकमेंड किया कि भैया जो है कि जो 59 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें क्या है न्यूज़, क्या है पहले पढ़ लेते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ has recommended that part of 59 hectares reserve forest land that is a part of Dihang Patkai elephant reserve be used for open cast coal mining by Northeastern Coalfield of Coal India Limited, while the rest of area may be considered for underground coal mining। मतलब समझ रहे हैं कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, मतलब जो ये एलिफेंट रिजर्व है, इस एरिया में कोल के रिज़र्व पाए गए हैं। तो उस कोल के रिज़र्व की जो है माइनिंग करने के लिए ये 59 हेक्टेयर्स, मतलब समझ रहे हो, यहाँ का इस क्षेत्र का नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी देने का मतलब है यहाँ से कोल माइनिंग की जा सकती है। देखिए क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह का जो क्षेत्र होता है वो जो है पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह के डेवलपमेंट कार्य नहीं किए जा सकते। अगर वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन ज़रूरी है। अभी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है, ये समझिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविज़न के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका काम ही यही है कि इस तरह से गवर्न करना, सेंचुरी, नेशनल पार्क, इस तरह के प्रतिबंधित क्षेत्रों को गवर्न करना, शासन प्रशासन करना। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि भैया कि ये जो दिहांग पटकोई क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए दिहांग क्या है? नदी है, ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। दिहांग देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं। दिहांग क्या है? सॉरी, हाँ, दिहांग ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में नाम है। क्या नाम है? दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में। और पटकोई क्या है? ये पटकोई जो है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये रहा पटकोई। पटकोई जो है ये हिल है। हिल मतलब समझ रहे हैं, ये एक पहाड़ी है। देखिए ये जो पूर्वांचल पहाड़ी है, ये पूरा का पूरा जो पूर्वांचल पहाड़ी है, इसको पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। इसमें डाफला, मिशमी, पटकोई अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी स्थित है। मिकिर ये असम में स्थित है। नागा ये नागालैंड में है। मिजोरम में और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी हैं। तो ये कुछ पहाड़ी हैं, ये पूर्वांचल पहाड़ियों में स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है पटकोई पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मिशमी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब पूर्वांचल हिमालय के भाग हैं। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं क्या है ये योजना भाई। निगाह, देखिए हिमाचल प्रदेश, द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम निगाह in order to sensitize and educate the family members of the people coming to the state from other parts of country। देखिए पलायन चल रहा है, अन्य राज्यों से अपने होम स्टेट को पलायन चल रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, इसने जो अब इनके जो परदेसी हैं, या कह सकते हैं इनके जो लोकल लोग जो कहीं और राज्य में चले गए हैं, तो जो वापस कर आ रहे हैं, तो उसको सेंसिटाइज यानी उसको उसके बारे में लोगों को इत्तला करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। मतलब निगाह प्रोग्राम क्या होगा, जैसे किसी का फैमिली मेम्बर कहीं पर फंसा हुआ है तो उसमें ये हेल्प करेगा। तो हिमाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में संजीवनी वाहन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है इसका? मध्य प्रदेश। क्या है आगे देख लेंगे। हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। देख लेते हैं दोनों न्यूज़ को। तो सबसे पहले यूनिक व्हीकल संजीवनी डेवलप्ड एट लोकल लेवल इन मध्य प्रदेश। ये एक तरह का व्हीकल है, वाहन है। किस तरह से काम करेगी? मध्य प्रदेश, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव अ यूनिक व्हीकल हैज़ बीन डेवलप्ड एट द लोकल लेवल। विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीकल health workers can investigate any suspected patients without coming in the contact of him। मतलब समझ में आ रहा है, एक तरह का व्हीकल है, एक तरह का वाहन है, जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड किसी आदमी को बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, आखिर है कि नहीं है,
और बिना उसे कांटेक्ट किए हुए। तो एक बेहतर पहल की गई मध्य प्रदेश के द्वारा, उसे ही संजीवनी कहा गया है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष कवच कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वहाँ का जो राज्य मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने, कई नहीं है किस है, किस संस्था ने किसान सभा ऐप की शुरुआत की है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो सही आंसर क्या है? CSIR। देख लेते हैं। देखो CSIR ने क्या किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ लॉन्च्ड किसान सभा एप्लीकेशन टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब समझिए कि किसान सभा एप्लीकेशन जो है CSIR ने क्यों डेवलप किया है, ताकि किसान इस ऐप के माध्यम से सप्लाई चेन मतलब जो भी उत्पाद वो बेचना चाह रहे हैं उसे बेच सकें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में उनको जो भी मुश्किल आ रही है उसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे क्या होता है, ये एप्लीकेशन है, आप मान लो मैं किसान हूँ, मेरे पास, मैं आम का व्यापार, आम का किसान हूँ, तो मैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और वहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टर्स होंगे उनको कांटेक्ट करके अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकता हूँ। देखिए कोविड-19 के संकट को दूर करने के लिए किया गया है, क्योंकि इस समय समस्या आ रही है। तो इस तरह से एक तरह का जो भी एप्लीकेशन लॉन्च किए जाते हैं वो बेहतर कार्य कर पाते हैं। तो अब CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्या है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। इसका काम क्या है कि जो देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए, और जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है उसे इंडस्ट्री के साथ सपोर्ट किया जा सके। मतलब इंडस्ट्रियल रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जा सके, देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने बॉलीवुड के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया कंसर्ट का आयोजन किया है? फेसबुक, गूगल इंडिया, अमेजन इंडिया या ट्विटर? तो सही आंसर क्या है? फेसबुक। देखते हैं। देखिए, फेसबुक एंड बॉलीवुड कोलैबोरेट ऑन आई फॉर इंडिया कंसर्ट। इसमें क्या है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने इस तरह का कोलैबोरेशन किया है जो भी बॉलीवुड के बड़े नाम हैं उनके साथ, और लोगों को एक तरह से एक फंड रेजर कंसर्ट है, इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो संकट के समय दूर जो है हेल्प किया जा सके। आई फॉर इंडिया, समझ में आया? हाँ। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार यानी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है? शिखा शर्मा, आदित्य पुरी, चंद्रा कोचर या इंदिरा नोई? तो सही आंसर क्या है इसका? शिखा शर्मा। अब देखो, शिखा शर्मा ये एक्सिस बैंक की फॉर्मर चेयरमैन रह चुकी हैं, ठीक है। गूगल पे इंडिया नेम्ड शिखा शर्मा फॉर्मर एक्सिस बैंक CEO, चेयरमैन नहीं थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, इनको एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, ठीक है। गूगल पे इंडिया का कौन? गूगल पे इंडिया। अगला है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, विश्व यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दिया मिर्जा या प्रियंका चोपड़ा? सही आंसर क्या है? दिया मिर्जा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, उसको देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक्सटेंडेड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड एक्टर प्रोड्यूसर दिया मिर्जा's term as its national goodwill ambassador for another 2 years till the end of Diya, who is also United Nations Sustainability Development Goals Advocate। देखिए क्या है, दिया मिर्जा जी 2020 तक की क्या थी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर थी। इनका जो कार्यकाल था वो 2020 में समाप्त हो रहा था, तो उसे 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के 3 पत्रकारों को किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैन बुकर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार? सही आंसर क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर फोटो जर्नलिस्ट जो थे ये कौन कौन? डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये 3 जो जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे आर्टिकल 370 के रिवोकिंग के दौरान। मतलब जो 6-7 महीने तक का वहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको प्रतिबंध था, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो उस कर्फ्यू के दौरान जो वहाँ की ये वस्तु स्थिति थी, वहाँ का जो भी
प्रेजेंट सिनेरियो था उसको लेकर फोटोग्राफ्स इन्होंने लिए थे जो कि बहुत चर्चा में थे, तो उनके फोटोग्राफ्स को ही पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझ में आ रहा? हाँ, पुलित्जर अवार्ड क्या है समझ लेते हैं। ये यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल प्राइजिंग अवार्ड है, मतलब नहीं समझे, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है, यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता, समाज वर्क, सोशल वर्क आदि क्षेत्र में ये दिया जाता है, मुख्यतः ये पत्रकारिता में ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एमजी नरेगा, ये एमजी नरेगा, नरेगा लिख दिया है, एमजी नरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या यूपी? सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क है, और क्या है, और है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसकी प्रमुख नदी यहाँ पर कौन है? इंद्रावती नदी। आगे देख लेंगे, किस राज्य संघ शासित प्रदेश ने इंटरनेट पहुँच में टॉप किया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन में टॉप किया है? केरल, कर्नाटक, दिल्ली या महाराष्ट्र? सही आंसर क्या है? दिल्ली। आगे देख लेते हैं दोनों का। छत्तीसगढ़ टॉप्स एमंग अदर स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स अंडर एमजी नरेगा। देखिए एमजी नरेगा ये 2005 से एक योजना चल रही है, एक अधिनियम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो है जो रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को उनके क्षेत्र के भीतर ही, उनके क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं, उनके भीतर ही 100 दिन का कम से कम रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। कम से कम साल भर में 100 दिन का रोजगार उन्हें दिया जाएगा, और उनका जो भी पेमेंट होगा वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो एक बेहतर स्कीम है। इसकी योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, तब ये नरेगा के नाम से जाना जाता था। 2009 में इसे एमजी नरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है कोई एमजी नरेगा को बेहतर तरीके से क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट करे। तो इसके एग्जीक्यूशन में छत्तीसगढ़ ने भी टॉप किया है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा जॉब दिया है एमजी नरेगा के अंदर। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब होता है इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच। उसमें दिल्ली ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया और केरल सेकंड आई है। अगर राज्य की बात करेगा तो केरल यहाँ पर संघ शासित प्रदेश भी है, इसीलिए दिल्ली ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? सही आंसर क्या है? राजस्थान। सरिस्का एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, मरुस्थल नेशनल पार्क है। तो इस तरह के नेशनल पार्क हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट 13 वेबिनार का जैसे होता है सेमिनार होता है, लोग जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी चीज़ें, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। सेमिनार वैसे वेबिनार होता है, इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इस एक टाइटल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मतलब समझ रहे हैं, पर्यावरण सॉरी क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसका टाइटल क्या था? डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। देखो अपना देश, मतलब देखो अपना देश के सीरीज, एक सीरीज चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अपना देश जो श्रृंखला है किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो उसी कड़ी में इसने 13वां जो वेबिनार किया है वो कहाँ पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व को प्रमोट करने के लिए किया है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, तो आज हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन को कवर किए जो एक हफ्ते के इम्पोर्टेंट थे। आगे के क्वेश्चन भी आगे और कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।